नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में राष्ट्रपति की सारे आर्टिकल्स बता दिए थे कि मतलब राष्ट्रपति का पद किसमें है, कार्यकाल किसमें है, निर्वाचन किसमें है, पुनर्निर्वाचन किसमें है, महाभियोग किसमें है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं अगले वीडियो में आऊंगा तो आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, तो उसी अपने कहे के मुताबिक मैं आज आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ हाजिर हूं कि मतलब कि राष्ट्रपति की कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, वित्तीय शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और भी जितनी भी शक्तियां होती हैं, मैं एक एक करके आर्टिकल बाय आर्टिकल आपको सारी की सारी शक्तियां समझाते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होगा कि जो राष्ट्रपति आपको आता है किसमें आता है। राष्ट्रपति के बारे में जो भी हम जानकारी लेते हैं वो भाग 5 में आता है और आपका आर्टिकल 52 से लेकर शुरू होता है। और जो भी जितने जितने आपके आर्टिकल मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक के बारे में बताया था। अब यहाँ से मैं आपको आगे जो जो उनकी शक्तियों में आता है वो एक एक करके मैं आपको पढ़ाते चला जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज को मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 53 में आती है। मैंने बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, आर्टिकल 53 में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्यपालिका की शक्ति से शुरू करेंगे, फिर जहां पर मैं आपको आपातकालीन शक्तियां पढ़ा करके छोड़ दूंगा। तो अंत वहीं करूंगा, शुरुआत यहां से करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या है, सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। अब कार्यपालिका की शक्ति की अगर बात करें, चल कार्यपालिका की शक्तियां। अब कार्यपालिका की जो आपकी शक्तियों में आप सबसे पहले यही जान लीजिए कार्यपालिका होती क्या है। तो कार्यपालिका जो होती, क्योंकि आप लोग जान ही नहीं पाए होंगे कार्यपालिका और विधायिका में अंतर क्या होता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों जुड़ी है, मतलब पार्शियली डिफरेंस आता है। जैसे कि अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या संसदीय प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन में भी वही व्यवस्था है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है आपस में क्या आंशिक रूप से अलग है, बाकी आंशिक रूप से जुड़ी हुई है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वैसे कार्यपालिका को कहते हैं कि विधायिका के कोख से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे जो विधायिका होती है, विधायिका में कौन होता है, हमारे सारे एमपीज होते हैं। अब सारे एमपीज में से ही कुछ लोग जो होते हैं आपके पीएम, कौन, प्रधानमंत्री, एंड उसकी जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यही क्या होती है आपकी कार्यपालिका के अंतर्गत यही चीजें आती हैं। मतलब मेनली तो यही देखा जाता है कि जो आपकी जो संसद है, संसद में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आपका पीएम प्लस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो आपकी कार्यपालिका की शक्ति की बात करने जा रहा हूं, तो मैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका आर्टिकल 53 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब आर्टिकल 53 में दिया गया है कि भारत की राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें है, आर्टिकल जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं किसमें, आर्टिकल 53 में वर्णित है। और कार्यपालिका में आपको कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो कि एमपी से कुछ एमपी, जैसे हमारे यहाँ कितने हैं 543 एमपी किसमें आते हैं, लोकसभा में आते हैं, और 243 एमपी कुछ वहां से आते हैं आपके राज्यसभा से आते हैं। तो उन्हीं में से चूज करके कहाँ बनाई जाती, कहाँ क्या हमारी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बना दी जाती है, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग मंत्री एमपी को दे दिया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ये कार्यपालिका के मतलब मेंबर्स होते हैं। और कार्यपालिका क्या होती है, आप जानते हैं कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है, जो कार्यपालिका होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के। यदि कोई कार्यपालिका कोई भी गलत काम करती है तो उसको विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ क्या होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनके जनता के सामने तो आप, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहे तो आपको जवाब दे तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, आर्टिकल 53 में होती है। जो आपकी भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसमें, जिसमें आपकी जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों में संघ की कार्यपालिका शक्ति, पहला पॉइंट क्या है, संघ की कार्यपालिका। राज्य की भी कार्यपालिका होती है, तो जो संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका किसके चलती है, राष्ट्रपति के मिलकर चलती है। मतलब सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन उसकी सलाह के लिए कौन होती है, एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसमें पीएम उसका क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका आपका आर्टिकल
3 में आती है। अब मैं देखो पहली हेडिंग क्या है, कार्यपालिका की शक्तियां। अब कार्यपालिका की शक्तियां मतलब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है कार्यपालिका में, पहले क्या, जो संघ की कार्यपालिका होगी उसका क्या होगा, मुखिया होगा, मालिक होगा, मतलब उसी के नाम से सारी सारी कार्रवाइयां चलाई जाएंगी, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगा कि आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 में कि भारत का राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा। और पीएम की नियुक्ति कैसे होती है आपको पता ही होगा, जितने भी हमारे लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को चुन लेता है, जिसको सब लोग कहते हैं, और जो भी अपना क्या करता है, बहुमत प्रूफ कर देता है, उसको क्या करता है, राष्ट्रपति बना देता है, वो सॉरी पीएम बना देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति है ना भाई, कि पीएम की नियुक्ति करता है, तो पीएम की नियुक्ति, ठीक है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 75 के तहत करता है, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 75 और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी, इसकी सलाह पर, यह भी आर्टिकल 75 के तहत ही आती है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री परिषद, कैबिनेट्स, मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद जितने भी सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है भारत के महान्यायवादी, ये सब जितनी नियुक्तियां होंगी सब कार्यपालिका शक्तियों के तहत आएगी, जिसमें सेकंड थर्ड चीज क्या है, भारत का जो अटॉर्नी जो महान्यायवादी होता है, जो भारत के केस लड़ता है, जैसे भारत का कोई केस है, किसी ने भारत के खिलाफ केस कर दिया, कोई भी जो भी व्यक्ति भारत की सरकार के खिलाफ केस करते हैं उसको कौन लड़ता है, महान्यायवादी ही लड़ता है। जब कभी महान्यायवादी स्पेशल टॉपिक पढ़ाएंगे तब हम महान्यायवादी की जितनी भी शक्तियां हैं, कहाँ वो केस लड़ सकता है, कहाँ नहीं लड़ सकता है, कहाँ प्राइवेट एडवोकेटशिप कर सकता है, नहीं कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता है, अब आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता, एक एक चीजें करके सारी समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चल रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत क्या किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का न्याय वकील होता है, एडवोकेट होता है, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 76 के तहत करता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 76 में यह वर्णित है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 155, हाँ, आर्टिकल 155 में वर्णित है, ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 155 में वर्णित है कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 155। आर्टिकल आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वनडे लेवल में आपके मेनली आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको यूपीएससी लेवल या राज्यपाल की तैयारी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है सीएजी जो कंपटीशन ऑडिटर जनरल होता है, जो भारत के सारे लेखा जोखा का ब्यौरा रखता है। तो 5वें नंबर पर कौन आता है आपका, सीएजी, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। सीएजी आर्टिकल नंबर 148, सीएजी, ये सब जो सीएजी हो गया, महान्यायवादी हो गया, राज्यपाल हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाता चलूंगा आपको एक एक टॉपिक क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, और सीएजी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। सीएजी कंपटीशन ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी की नियुक्ति करता है, कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और बहुत से लोग करते हैं, जैसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त आर्टिकल 324 के तहत करता है, और भारत के जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो मतलब जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं उनको कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं। पहला क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और उसके नाम से सारे ऑर्डर चला जाते हैं, जो आपका आर्टिकल 53 में दिया। दूसरा क्या है, आर्टिकल 75 के तहत वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। फिर आर्टिकल 76 में दिया है आपका कि वो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, जो भारत का एडवोकेट होता है, वो जो भारत का महान्यायवादी मतलब सबसे बड़ा वकील होता है भारत में, जो भारत के केस लड़ता है। फिर आपका आर्टिकल 155 में है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर आपका आर्टिकल 148 में दिया गया है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति ही करेगा। आपका आर्टिकल 316 में दिया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, जो आपका आर्टिकल 324 में दिया है। तो इस प्रकार आपकी भारत के कार्यपालिका की शक्तियां समाप्त होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका मैंने समझाया आपको, उसके आर्टिकल समझाया मैंने आपको। मैं अब आपको आगे पढ़ाने चल रहा हूं भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, तो अब इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो विधायिका में रह करके राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो क्या मतलब संसद विधायी शक्तियों में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, सत्र का समापन करता है, विशेष अधिवेशन बुलाता है। तो एक एक चीज करके मैं पढ़ाते चलूंगा। ठीक है, तो एक चीज अब याद रहे कि मैंने आपको विधेयक नहीं पढ़ाए, विधेयक मतलब संसद के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका, स्पेशली इनको नहीं पढ़ाया। मैं तो अभी ये इसके थ्रू खाली ये पढ़ा रहा हूँ कि भारत की राष्ट्रीय शक्ति क्या। मैंने तो अभी संघ की चीजों को शुरुआत ही किया। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता चलूंगा आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां या विधायिका की शक्तियां। विधायी शक्तियों से आपके दिमाग में आ रहा होगा विधायी मतलब विधायिका की, मतलब विधायिका में रहते हुए उसके पास क्या क्या पावर होती है, मतलब क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है वो विधायिका मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारे संसद वगैरह होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करता है वो संसद का सत्रावसान और स्थगन करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 85 के तहत क्या करता है वो संसद का सत्र बुलाता है और स्थगित करता है। मतलब जैसे जब संसद चल नहीं रही होती है तो उसका सत्र बुलाता है, सभी सांसदों को कहता है कि मतलब इतनी तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो संसद का सत्र बुलाता है और संबोधित करता है सभी लोग। ठीक है, उसके बाद फिर सत्र का स्थगन भी यही करता है, मतलब जिस दिन समापन होता है उस दिन राष्ट्रपति ही आता है। और आर्टिकल 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के सत्र को आहूत करेगा और स्थगित करेगा। ठीक है, या सत्रावसान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद का सत्रावसान एवं स्थगन कौन करेगा? स्थगन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो विधायी शक्तियों में पहला क्या कि आर्टिकल 85 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, संसद को सत्रावसान करेगा। सत्रावसान मतलब मैंने बता रखा है, आपको बता ही रहा हूं कि जब जैसे संसद नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी पार्लियामेंट नहीं चल रही, अभी जैसे मान लो अभी हमारा मानसून सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, जब मानसून सत्र नहीं चल रहा है तो इस समय भी सत्र खत्म है। जैसे ही मानसून सत्र चलने वाला होगा, डेट फिक्स होती है ना भाई, इस तारीख से, मतलब मान लीजिए 25 जुलाई या 26 जुलाई से चलेगा, तो उसी दिन राष्ट्रपति क्या करेगा, सत्र का अवसान मतलब सत्र को शुरुआत करेगा। और फिर जिस दिन मानसून सत्र खत्म होना होगा उस दिन एक डेट होती है, उसमें भी अगस्त तक चल देगा, अगस्त किसी डेट को फिक्स होगा, तो अगस्त की उसी डेट को राष्ट्रपति आएंगे और कहेंगे सभी लोग को संबोधित करते हुए कि आज हमारा मानसून सत्र समाप्त होता है और हम अब अगले सत्र में हमारा जो आएगा मानसून सत्र के बाद जो आएगा हमारा शीतकालीन सत्र, उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल और एक काम का होता और क्या दूसरा क्या काम होता है इसका, लोकसभा विधायिका में लोकसभा को भंग करना। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने संसद और लोकसभा पढ़ाया था, सॉरी राज्यसभा और लोकसभा पढ़ाया था मैंने आपको, तो बताया था कि लोकसभा भंग हो सकती है जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा क्या होती है, स्थायी प्रवृत्ति की होती है और लोकसभा हर 5 साल बाद भंग होती रहती है। और बीच में भी अगर जो सत्ता दल की सरकार है अगर अपना बहुमत खो दे या विश्वास प्रस्ताव खो दे तब भी वो भंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होती है वो पूरी मंत्रिपरिषद जो भी होती है, पूरी लोकसभा क्या होती है, उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 85(2), आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास बी, याद रखना, आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास बी, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आर्टिकल 85 सब क्लास 2 सब क्लास बी में दिया गया है कि लोकसभा भंग करता है। अब यहां समझ लीजिएगा भंग करता है, संसद का सत्र का सत्रावसान और स्थगन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति के बारे में कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति से समझ के चलिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद का सत्र का सत्रावसान करेगा और स्थगन करेगा। आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास बी कहता है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। मैंने बताया लोकसभा को भंग करने का मतलब क्या होगा, पूरी जो मंत्रिपरिषद खारिज कर दी जाएगी और उसके बाद फिर नया जो सत्र स्टार्ट होगा, नया लोकसभा जब बनेगी तो उसमें कोई नई पार्टी या वही पार्टी अपना विश्वास मत लेकर के
आएगी और फिर से मंत्रिपरिषद बनाएगी और फिर से लोकसभा का कार्य चालू हो जाए, ठीक है। फिर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें है। पहले मैं आपको लिख दूं थोड़ा सा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब मैं आपको बता दूं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा ने मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक था जिसको पारित कर दिया, लेकिन जब राज्यसभा में आ जाता है तो यहाँ पे गतिरोध हो जाता है। गतिरोध का मतलब होता है कि इनको वो प्रावधान नहीं पसंद आते हैं जो उस विधेयक में सम्मिलित किए गए हैं। ये क्या कहते हैं, उसका विरोध प्रदर्शित करते हैं और उसको पारित ना करके क्या कर देते हैं, या तो क्या करते हैं, या तो संशोधन करके इसके पास भेज देते हैं, या तो राष्ट्रपति को एहसास हो जाता है कि क्या हो गया है कि अब इस जो बिल है इस बिल में जरूरी भी है, तो इस बिल में क्या हो गया कि गतिरोध हो गया। तो जब गतिरोध होगा राष्ट्रपति को अनुभूत हो जाते हैं कि इस विधेयक पर गतिरोध हो गया है, तो आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है, दोनों जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा को एक पर्टिकुलर प्लेस मतलब जिस लोकसभा पे दोनों को बुलाता है और वहां उसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, और वहां पर दोनों को बुलाता है और फिर से उस विधेयक पर वोटिंग करवाई जाती है और उसके बाद मतलब दोनों एक साथ आ गए तो संयुक्त अधिवेशन हो गया ना। तो संयुक्त अधिवेशन के अब यहीं थोड़ा सा पढ़ ही लीजिए, पढ़ रहे छोड़िए मत पढ़िए अभी यहाँ पे, नहीं तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा। मैं जब पढ़ाने लग जाऊंगा फिर मैं फंस जाऊंगा, फिर मैं आपको राष्ट्रपति नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं किसी दिन विधायिका लोकसभा राज्यसभा फिर से विधायिका स्पेशली पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे बता दूंगा कि लोकसभा के स्पीकर क्या होता है, क्या काम होता है, उसके बारे में हम सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे हम, और वैसे मैंने पढ़ाया भी था लोकसभा में आपको कि लोकसभा के स्पीकर क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक करता है, ठीक है। तो जो 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन, बुलाता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। मतलब जब किसी भी विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाए तो उसका 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वहां पर फिर उस अधिवेशन में फिर से चर्चाएं होती हैं और फिर से उस पर वोटिंग करवाई जाती है। अगर वहां पे वोटिंग पॉजिटिव हुई, मतलब जो भी मान लीजिए साधारण विधेयक है तो ना एक पूर्ण बहुमत पूरे जितनी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 1/2 पड़ता है, लेकिन अगर कोई विशेष बहुमत है तो इसे साधारण बहुमत में बुलाया जाता है। बाकी संविधान संशोधन वगैरह में विशेष संयुक्त अधिवेशन कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 87 के तहत क्या होता है कि आर्टिकल 87 में दिया गया है कि मैं बहुत विधिवत राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा रहा हूं, अगर एक बार आप सही से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 87 में गया है कि प्रथम हर बार जो भी संसद को संबोधित करता है, कुल मिला के क्या करता है, संसद को संबोधित करता है प्रत्येक सत्र में ना। संसद के प्रथम सत्र में, जैसे प्रथम सत्र क्या होता है हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र होता है उसको प्रथम सत्र बोलते हैं। तो प्रथम सत्र में क्या करता है राष्ट्रपति आके संसद को या सदन को दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों क्या होते हैं, एक साथ एक ही सदन में आकर के बैठते हैं और राष्ट्रपति क्या करता है, संबोधित करता है, बताता है कि हमारी लोकसभा ये है उसके बारे में सारी अच्छी चीजें गिनाता है, ठीक है। तो क्या करता है, प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ठीक है, संबोधित करता है। और इसमें इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य एक साथ बैठे हुए होते हैं, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 111 में दिया गया है कि कोई भी जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनता है, चाहे वो पेश होने से पहले स्वीकृति ले ली जाए चाहे बाद ले ली जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 111 विधेयकों पर स्वीकृति देता है। जैसे मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, उसको आपने लोकसभा में पेश किया, पास हो गया, राज्यसभा में पेश किया, पास हो गया। अब उसके बाद तो राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, क्योंकि जो हमारी संसद का जो एक स्ट्रक्चर ही बना है लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो लास्ट में हमारे महामहिम के पास क्या जाता है, हमारा विधेयक जाता है, बिल जाता है, उनकी साइन के बाद यो
पूरा का पूरा कानून के रूप में, एक ऑर्डिनरी लॉ के रूप में बनता है। ठीक है, अब चाहे कोई संवैधानिक कानून हो, उसमें भी राष्ट्रपति के साइन लगते ही लगते हैं, लेकिन हाँ कुछ कानून ऐसे होते हैं जहां पे वो बाध्य होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जहां पे बाध्य नहीं होता, जहां पे वो अपने वीटो शक्ति वगैरह लगा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, ठीक। फिर आपका आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में क्या करता है, इसकी विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करता है, वो भी जान लीजिए अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 123। और जब मैं आपको राज्य विधायी के पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, पहली बात आप अध्यादेश जान लीजिए क्या होता है। अध्यादेश जारी करना, अगर मैं आपको अध्यादेश ही पढ़ाऊं तो आधे घंटे पढ़ाता रह जाऊंगा। अध्यादेश होता क्या है, क्या क्या नहीं हो सकता, इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती, ब्ला ब्ला, बहुत चीजें अध्यादेश के बारे में। ठीक है, लेकिन आप इतना जानिए कि जब हमारे देश में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए अभी कोई सत्र नहीं चल रहा, मानसून सत्र भी नहीं चल रहा है, बजट सत्र कब समाप्त हो चुका है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र आने में बहुत समय है। तो मान लीजिए अभी कोई इमरजेंसी आ गई या कोई भी जरूरी काम, कोई भी जरूरी कानून बनाना हुआ जो लोकहित से संबंधित है या देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे, ऑर्डर देंगे कि हमारे देश की संसद को शुरू किया जाए, और सारे सांसदों को आना पड़ेगा, और वो जो भी बिल पेश करेंगे वहां पे चर्चा होगी और उसको पास किया जाएगा। ठीक है, पास होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अध्यादेश मतलब यही होता है कि अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा है संसद का, तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश की आर्टिकल 123 के अध्यादेश देते हैं और संसद का सत्र चलाया जाता है, और विशेष स्थिति में ही चलाया जाता है, और उस समय क्या कहते हैं, जो भी विधेयक होता है उसको पास किया जाता है, जिस मुद्दे के लिए इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो और ये तब ये जो अध्यादेश होता है टेम्परेरी नेचर का होता है। टेम्परेरी नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर संसद इसको, जैसे मान लीजिए अभी जुलाई जो आपका मानसून सत्र है, मानसून सत्र नहीं चल रहा है, हाँ, तो अभी हमको जरूरत थी, हमने इसको क्या किया, अध्यादेश लाए हम, और अध्यादेश ला करके मान लीजिए कोई बिल था, एक्स बिल था। ठीक है, एक्स बिल था जो जरूरी था, लोकहित के संबंधित था, राष्ट्र से संबंधित था, इसको लाए हम, पारित कर दिए और लागू हो गया। ठीक है, जब लागू हो गया तो, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र लागू होगा, मानसून सत्र शुरू होने से जैसे ही शुरू होगा, मान लीजिए मानसून सत्र आपको शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, 20 जुलाई को जैसे ही शुरू होगा, 20 जुलाई से आप काउंट कर लीजिए कितने, 42 दिन, 42 दिन के अंदर यदि दोनों सदन इसको क्या कर दे, पारित कर दें, और पारित कर देती हैं, तो क्या होता है, स्थायी रूप से कानून बन जाता है, नहीं तो स्वतः ही रद्द हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं, जो अध्यादेश होता है टेम्परेरी नेचर का होता है। ठीक है, तो आपको तो जानने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी बता दिया कि जो अध्यादेश कहता है टेम्परेरी नेचर का होता है। क्यों टेम्परेरी नेचर का होता है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि अगर संसद इसको मान्यता देती है 42 दिन के अंदर, तो ये क्या कानून बन जाता है स्थायी रूप से, नहीं तो स्वतः ही रद्द हो जाता है, जो इस समय हमने कानून बनाया था संसद का सत्र चला करके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सारी विधायी शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित सारी विधायी शक्तियां क्या है, या आर्टिकल 85 के तहत क्या करता है, सत्र का क्षेत्रावसान और स्थगन करता है। आर्टिकल 85(2) क्लास, आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास बी में क्या कहता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर आपका आर्टिकल 11 के तहत विधेयकों को स्वीकृति देता है, मतलब कोई व्यक्ति विधेयक हो, चाहे वो संसद में पेश होने से पहले स्वीकृति ले या पारित होने के बाद स्वीकृति दे दी जाए, लेकिन बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति को कोई विधेयक पास नहीं हो सकता है। जैसे कि आप धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया, बजट विधेयक हो गया, इन सब में क्या होता है, पहले से स्वीकृति ली जाती है, लेकिन कोई साधारण विधेयक हो गया, कोई संवैधानिक विधेयक होगा, तो इसमें राष्ट्रपति बाद में स्वीकृति अपनी देते हैं, जब दोनों शब्दों से पास हो जाते हैं। ठीक है, और अध्यादेश जारी करते हैं कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। कब जारी करते हैं, जब हमारे देश में कोई सत्र ना चल रहा हो और कोई बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाना हो, देश के संबंधित हो या कोई लोकहित से संबंधित हो, तो उस समय हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करके आपका कानून बना सकते हैं। ठीक है, और अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश के द्वारा बनाया गया कानून अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती हैं, मैंने आपको कार्यपालिका शक्तियां बताई, विधायी शक्तियां बताई, और अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, बजट धन विधेयक को कैसे पास किया जाता है, वित्तीय विधेयक क्या होता है, हाँ, बजट विधेयक क्या होता है, किस आर्टिकल में आता है, हाँ, वित्तीय विधेयक श्रेणी 1, विधेयक श्रेणी 2। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, चलिए, तो हम पढ़ने चल रहे हैं अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, मतलब उसके पास वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती हैं। ठीक है,
वित्तीय शक्तियां। चलिए भाई साहब, वित्तीय शक्तियां भी देख लीजिए। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले क्या होता है कि वार्षिक जो वितरण होता है, जो आपको बजट होता है, हर साल हमारे यहाँ बजट आता है, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय बजट आर्टिकल 112 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 112 में आता है। ये भी क्या होता है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इसको संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, और उसके बाद इसमें लोकसभा और राज्यसभा बहुमत वोटिंग करवा करके इसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, ठीक है। तो आर्टिकल 110 के तहत क्या होता है, जो धन विधेयक होता है उसे कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आते हैं, ठीक है, और लोकसभा में सिर्फ लाई जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है वित्तीय विधेयक में ही वित्तीय विधेयक आर्टिकल 117। इसमें दो होते हैं, श्रेणी 1 आर्टिकल 117 क्लास 1, श्रेणी 2 श्रेणी 1 श्रेणी 2, आर्टिकल 117 क्लास 3, ठीक है। तीन दो श्रेणी के होते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। ये भी क्या होते हैं, इसमें से एक तो क्या होता है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं पेश किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो हमेशा जो वित्तीय विधेयक होते हैं लोकसभा से ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें जब इसको पेश किया जाएगा तो ये राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना, लेकिन जैसे ही यहां से पास हो जाएगा, यहां आने से पहले इसको क्या करना है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी ही पड़ जाएगी, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे जो आपका वार्षिक वित्तीय बजट होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, और वित्तीय विधेयक आर्टिकल 117 श्रेणी 1 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जाता है। लेकिन ये क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं जाता है, एक सदन से गुजरने के बाद इसको राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 267 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है, हमारी आकस्मिक जो निधि होती है, जो इमरजेंसी फंड होता है, उसका क्या होता है, मालिक होता है, उस पर नियंत्रण होता है, ठीक है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है, मतलब इसी के साइन से ही आर्टिकल 267 राष्ट्रपति के साइन से ही इस फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं निकाले जा सकते। इसका मतलब इसकी भी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जो भी जब निकाला जाएगा तो उसमें क्या आपका मंत्रिपरिषद का सलाह लेनी ही पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ना, जो भारत का राष्ट्रपति होता है सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, बाकी सारी शक्तियां किसके पास होती है, बाबा मोदी के पास, मतलब हमारी कैबिनेट मिनिस्टर के पास, और हाँ कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। और क्या मैं जोड़ रहा हूँ उसमें जबरदस्ती, ठीक है। फिर आपका होता है वित्त आयोग की नियुक्ति, जो वित्त आयोग होता है हमारा, ठीक है। वित्त आयोग हर साल, वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसको जो है आप IMP लिख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है कि जो आर्टिकल वित्त आयोग है 280 के तहत हर साल राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करता है, इसके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, जो आपका आर्टिकल 280 के तहत आता है। और ये भी एक अलग सा ही टॉपिक पढ़ने टाइप का है कि जो आर्टिकल 280 में जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, उसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल 280 में तो है ही, ठीक है। फिर उनकी योग्यता क्या क्या होती हैं, तो सब एक अलग से पढ़ने वाला टॉपिक है। तो जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मौका क्या मिलेगा, जैसे जैसे पॉलिटी में आगे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आगे इसको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, ठीक है। तो अब मैं इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ आए बता दीजिए, मैं एक बार आप रिविजन करवा देता हूँ।
वार्षिक वित्तीय जो वार्षिक वित्तीय बजट वार्षिक जो हमारा वार्षिक वित्तीय बजट होता है वो आर्टिकल 212 के तहत पेश किया जाता है। फिर आपका धन विधेयक जो होता है आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। और जो आपका अन्य वित्तीय विधेयक होते हैं जो आर्टिकल 117 में आते हैं श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में। श्रेणी 1 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जाता है, सदन में लाया जाता है, जबकि श्रेणी 2 आर्टिकल 117 क्लास 3 जो है उसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। पहले सदन में राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब जैसे ही पहले सदन से पारित होता है दूसरे सदन में जाता है वहां पर उसको राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और आर्टिकल 280 के तहत क्या राष्ट्रपति वित्त आयोग की हर साल वित्त आयोग नियुक्त करता है। फिर आपका आता है आकस्मिक निधि। मतलब आकस्मिक निधि का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मतलब कुछ भी पैसा वहां से निकालना है तो किसके तहत किसके साइन से निकलेगा? राष्ट्रपति के साइन से, लेकिन किसके सिग्नेचर से? तो सॉरी किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूं और मैं अब आपको राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां बता दूंगा, मतलब राष्ट्रपति के पास क्या क्या न्यायिक शक्तियां होती हैं। ठीक है। चलिए न्यायिक शक्तियां, फिर आपकी आती हैं आपातकालीन शक्तियां, कहानी खत्म। कि पहले आपातकालीन शक्तियां पढ़ा दो। चलिए पहले आपातकालीन पढ़ा देता हूं क्योंकि न्यायिक शक्तियां थोड़ा समय ले सकती हैं। चलिए न्यायिक शक्तियां पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाना तो भाई है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति का मतलब हुआ कि जो राष्ट्रपति आपकी क्या क्या न्यायिक शक्तियां पावर रखता है, किसकी नियुक्ति करता है जो न्यायिक क्षेत्र से है, हाँ किसकी किससे वो सलाह ले सकता नहीं ले सकता न्याय के क्षेत्र में, और उसकी जो क्षमादान शक्तियां हैं मैं इसी में लपेटे दे रहा हूँ, मतलब पढ़ाई दे रहा हूँ। ठीक है। तो आर्टिकल 124 के तहत पहला पॉइंट है, आर्टिकल 124 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है और फिर जज की सलाह पर बाकी जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, मुख्य सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, ठीक है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति तथा सीजेआई की सलाह पर, सीजेआई की सलाह पर अन्य की नियुक्ति, अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सीजेआई के, सुप्रीम कोर्ट जो सीजेआई होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य मुख्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन सीजेआई की सलाह पर। ठीक है। और कोलेजियम जो सिस्टम होता है उसका, जब कभी न्यायपालिका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब कोलेजियम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी जितने काम के हैं वही पढ़ेंगे। फिर आपका आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत क्या करता है? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यही आपके जानने योग्य है, मतलब इसी तरह क्या ही राष्ट्रपति में पढ़ाना। ठीक है, वैसे भी बहुत लंबा लेक्चर होता है, चला जा रहा होगा। ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 72, आपका आर्टिकल 72 में है। ठीक है, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान, कैसा क्षमादान भाई साहब? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट इस पे रुकते हैं। ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति किसे किसे क्षमा कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो क्षमादान की शक्तियां होती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, तो दया याचिका के द्वारा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास जा सकता है और अपनी दया याचिका लगा सकता है कि महामहिम हमें माफ करें, हमने ऐसा कोई मतलब पाप तो किया, मतलब कांड तो किया ही रहता है भाई साहब, फिर भी राष्ट्रपति नहीं कहा जाता कि माफ कर दे। ठीक है। तो पहला क्या होता है? 5 प्रकार के राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां होती है। ठीक है। पहला क्या होता है? क्षमा। दूसरा लघुकरण। तीसरा परिहार। ठीक है। चौथा
चौथा होता है प्रविलंबन। ठीक है, एक और होता है यार, मेरे दिमाग से निकल रहा है, पहले इतना जान लीजिए। ठीक है, तो पहला क्या होता है, क्षमा। क्षमा में क्या होता है, जैसे पूरी पूरी आपकी सजा ही माफ कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे आपको फांसी की सजा हुई तो आपको आपकी सजा ही खत्म कर दी जाएगी, मतलब आपको सजा खत्म हुई। ठीक है, तो क्षमा दान में शक्ति, क्षमा दान में दंड ही समाप्त कर दिया जाता है, दंड ही समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या होता है कि आपकी सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फांसी, लघुकरण में क्या होता है, जैसे आपको फांसी मिली थी तो फांसी में राष्ट्रपति क्या कर देंगे, बदल करके उसमें आपको उम्र कैद की सजा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी सजा की प्रवृत्ति बदल दी जाती है। ठीक है, तो इसमें सजा का नेचर बदल दिया जाता है, नेचर बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर परिहार में क्या होता है कि आपकी सजा कम कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सजा थी 10 साल, उसको क्या कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। ठीक है, सजा को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब प्रविलंबन में क्या कर दिया जाता है, मान लीजिए कुछ सजा को आपको बदल दिया जाता है, इसमें भी कम ही कर दिया जाता है कुछ तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपके क्षमादान की शक्तियां हो गई। ठीक है, फिर आपका आती हैं, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें एक होता है लास्ट में विराम। विराम का मतलब होता है कि मानवीय आधार पर आपकी सजा को कम कर देना या माफ कर देना। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर का एक ऐसा इंसान हूं जो इकलौता कमाने वाला इंसान है, और मेरे ऊपर एक छोटे छोटे 2-4 बच्चे हैं जो मेरी कमाई पर डिपेंड करते हैं, और 2-4 बुजुर्ग भी हैं जो कमा नहीं सकते और मेरी कमाई पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जिससे आपने सरकार अगर मुझे फांसी दे रही है, मुझे अगर फांसी दे रही है, तो मेरी डेथ के साथ साथ ये 2 बच्चे और ये 2 बुजुर्ग भी निपट जाएंगे, क्योंकि इनको कोई देखने वाला है नहीं है, ये कमा सकते नहीं है। तो इस आधार पर इनको क्या कर दिया जाएगा, मेरे इस आधार पर मुझको माफ कर दिया जाएगा कि यह व्यक्ति इन लोग के लिए क्या है, जीविकोपार्जन का साधन है, इस वजह से इसको माफ किया जाए। तो विराम मतलब यही होता है कि मानवीय आधार पर सजा को माफ कर देना, मानवीय आधार पर सजा कम करना या फिर माफी कर देना, माफ कर देना। ठीक है, अब प्रविलंबन में क्या होता है कि किसी की सजा को टाल देना। जैसे मान लीजिए आपने एक मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण की, कि दीपिका पादुकोण क्या करती है, उसमें उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है, तो वो अपने हस्बैंड को मतलब बदले में कम से कम 10-12 लोग को निपटा देती है। तो उसी समय क्या होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ, मतलब हो जाती है भाई, संयोग से चीजें प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब उसको ट्रायल चलता, सब कुछ चीजें होती है, तो उसको फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है, लेकिन फांसी की सजा होती है तो उसकी सजा को 5 साल बाद फांसी सजा दी जाती है। रीजन था 5 साल नहीं, 14 साल बाद सजा दी जाती है, ताकि उसका बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए और अपनी चीजों को कर सके। ठीक है, तो और भी रीजन हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए सजा को टाल देना, कुछ समय के लिए सजा या सजा को टाल देना। ठीक है, तो ये आपकी सारी न्यायिक शक्तियां मैंने बता दी। क्षमादान की 5 प्रकार की शक्तियां होती है, जो आपकी आर्टिकल 72 में। पहला क्या है आपका क्षमा। क्षमा मतलब राष्ट्रपति आपको पूरी तरीके से क्षमा कर देगा। मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कोई आपको फांसी मिली है, तो उस या आजीवन
कारावास मिला है तो राष्ट्रपति आपको क्षमा कर देंगे। फिर लघुकरण में लघुकरण में क्या होता है, सजा का नेचर बदल दिया जाता है। मतलब जैसे आपको फांसी मिली थी तो आपको उसमें कुछ ना कुछ उसका नेचर बदल दिया जाएगा। हाँ, फिर आपका सजा इसमें पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है क्षमा में। लघुकरण में फांसी, जैसे मान लीजिए आपको मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। फिर अगर आपका परिहार में क्या करता है, सजा को कम कर दिया जाता है। मतलब जैसे 10 साल की सजा तो उसको 4 साल की सजा कर दी जाती है, ठीक है। और प्रविलंबन में क्या होता है कि उस सजा को कुछ सालों तक कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। और विराम में क्या होता है कि किसी भी मानवीय आधार पर व्यक्ति को छूट दे दी जाती है तो कम सजा दे दी जाती है, ठीक है। ये आपके 5 आधार हो गए। फिर मैं अब आपको एक वित्तीय आपातकाल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो आपातकालीन शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। इसको इरेज कर देकर फटाक से पढ़ा देता हूँ। और बाकी आप जानते हैं कि आर्टिकल 53 के तहत जो होता है, भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और सारी की सारी सैन्य शक्तियां उसी में निहित होती है। मतलब जितने हमारी 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, नौसेना और थल सेना, नौसेना और कौन सी होती है आपकी वायुसेना जो होती है। तो इन तीनों का जो चीफ कमांडर नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। और जब कभी भी युद्ध के ऑर्डर दिए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही दिए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति फाइल में साइन करता है तभी से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सैन्य शक्तियां हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो फिर आपकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ा करके खत्म किया जाए इसको, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्ति, ठीक है। तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 356, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके आप पढ़िएगा। आर्टिकल 360, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपात में 3 का आधार होते हैं। किस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, युद्ध, बाह्य विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 252 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जिसमें आपके आर्टिकल जब आपका ये दोनों होता है, मतलब युद्ध या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इस समय आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं या सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें सशस्त्र विद्रोह के तहत, सशस्त्र विद्रोह जब होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है और उस समय हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड 21 इन तीनों को छोड़ करके बाकी के बाकी सारे आपके क्या विद्रोह, मतलब इन तीनों को छोड़, इन तीनों क्या होते हैं, ये तीनों मतलब क्या होते हैं, छोड़ करके बाकी आपके फंडामेंटल राइट्स क्या कर निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के तहत यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि अब भारत का जो राज्य का शासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो इसके तहत आर्टिकल 365 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को कहेगा कि देश में, राज्य में संवैधानिक शासन विफल हो चुका है, और तब राष्ट्रपति 366 के तहत क्या कर देगा, हमारे देश में
राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो अभी तक हमारे देश में पूरा 3 बार कुल लागू हुआ है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो बहुत बार लागू होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर लागू हुआ है? मणिपुर में लागू हुआ है, और सबसे अधिक टाइम तक पंजाब में लागू हुआ है। ज्यादा बार मणिपुर में, कम से कम 11-12 बार हो चुका है, और सबसे अधिक टाइम तक पंजाब में। ठीक है, पंजाब में अधिक समय तक। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात, मतलब जब भारत की एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, भारत अपनी वित्तीय साख को संभालने में असहज महसूस कर रहा हो, अपने जितने भी संसाधन को सही से मैनिपुलेट ना कर पा रहा हो, और भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी हो, तब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, जिसके तहत ऑर्डर जारी करता है और कहता है कि भारत में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है। और वैसे तो आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये रहा है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, और मैं इनमें ज्यादा अंदर घुसूंगा कि राज्यसभा या लोकसभा का इसका कितने दिन में अनुमोदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर वनडे लेवल से बहुत ऊपर चला जाएगा, जो आपके किसी काम का नहीं है, जो कभी पूछा नहीं जाएगा। तो पढ़िए वो जो आपके एग्जाम में आए, बाकी चीजों से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने राष्ट्रपति की सारी शक्तियां खत्म कर दी। ठीक है, और आप इसको एक बार सही से जरूर देखिएगा। वो कहते हैं ना कि जैसे एक बार जब चीजें नहीं समझ आती हैं, तो एक शायरी है मुझे याद आती, कहते हैं कि दूसरा मौका सबको मिलता है दाबेस, पहली बाजी सबने हारी होती है। तो जैसे आप लोग प्यार मोहब्बत में अपनी बाजियां हार बैठे हैं, पहली बाजी, और दूसरी बाजी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी पढ़ने वाला बेचारा लौंडा कहाँ कुछ कर पाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति की अगर आपका आपातकालीन शक्तियां, जो भी राष्ट्रपति शक्तियां आपको एक बार ना समझ आए, तो दोबारा एक बार जरूर देख लें। उसके बाद अगर कोई ऐसा चीज लग रहा है सजेस्टेबल कि हाँ सर ये वाला फिर से बता दीजिए, तो मैं फिर से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप उसमें कमेंट करें और फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं आप यहीं से अपनी क्लास खत्म करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उपराष्ट्रपति या पीएम के साथ, आपको प्रधानमंत्री के साथ आगे मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी मेरे वीडियो से पढ़ सकें। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना फुल एफर्ट देने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे सादर विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।